जी बेटा, तो लास्ट क्लास में रेडियो एक्टिव रेस के हवाले से हमारी बात हुई थी और हमने अल्फा रेस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया था। नाउ मूविंग ऑन, हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। हमारे पास जो अगली रेडिएशन है दैट इज़ बीटा रेस। तो बीटा रेस के हवाले से उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिकल पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर आपको कल के अल्फा रेस के पॉइंट्स समझ में आए हैं अच्छे अंदाज में, तो आज आपके लिए इनको मतलब समझना मुश्किल नहीं होगा। तो सबसे पहली बात क्या है भाई? सबसे पहली बात तो ये है कि सर दीज दीज रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो ये नेगेटिवली चार्ज हैं, ये हमें कैसे पता चल रहा है भाई? देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे ना, डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़े इलेक्ट्रिक फील्ड में। मतलब अगर यहाँ पर ये सीधे जा रहे हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बीटा रेज, और अगर यहाँ कहीं पॉजिटिव प्लेट थी तो ये जाते जाते अपने रास्ते को बदल लिया, यूं मुड़ गए। तो इससे हमें पता चला कि भाई इन रेडिएशंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, दीज रेज आर मटीरियल इन नेचर, ये रेडिएशंस भी बेटा मटीरियल नेचर की होती हैं। जैसे अल्फा रेज मटीरियल होती हैं, वैसे बीटा रेज भी मटीरियल होती हैं। लेकिन अच्छा, अल्फा रेज मटेरियल होती हैं, किसी भी चीज़ में से टकराकर, किसी भी चीज़ से टकराकर पास नहीं होती, बल्कि बाउंस बैक हो जाती हैं। जैसे खुसूसी तौर पे पेपर है, जैसे पेपर होता है ना, पेपर के ऊपर अगर मैं इन रेडिएशन को, अल्फा रेज को हिट करूंगा, तो अल्फा रेज इतनी ज़्यादा डेंस होती है, इतनी ज़्यादा हैवी होती है कि वो पेपर में से भी पास नहीं होती है। लेकिन बीटा रेज जो है वो पेपर में से पास हो जाती हैं। ठीक है ना? तो अक्सर बच्चे ये समझ लेते हैं कि मटेरियल पार्टिकल्स का मतलब ये है कि जो किसी चीज़ में से पास ना हो। तो ऐसा नहीं है बेटा, मटेरियल का मतलब ये नहीं होता। मटेरियल का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिस जो बाउंस बैक होने की सलाहियत रखती हो, जो बहुत सारी चीज़ों से टकरा कर बाउंस बैक हो सकती हो, या फिर उसके अंदर पार्टिकल्स हों। ठीक है ना? तो वो चीज़ मटेरियल होती है। तो बीटा रेज भी मटेरियल नेचर की होती हैं। अच्छा, बीटा रेस का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। तो बीटा रेस का मास कितना होता है? 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 28 ग्राम्स। ये बीटा रेस का मास होता है बेटा। ठीक है, क्योंकि यही मास है इलेक्ट्रॉन का, यही है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का जितना मास होता है उतना ही मास बीटा पार्टिकल्स का भी होता है। अच्छा, बीटा रेस की जो स्पीड बता रहे हैं, वो देखो यहाँ पर लिखा हुआ था ऑलमोस्ट, ये ऑलमोस्ट नहीं है बेटा, ये मेरी गलती है। यहाँ पर है बीटा रेस का जो, हाँ सॉरी, बीटा रेस में ऑलमोस्ट है, गैमा में ये गलती हुई थी मुझसे, बीटा में सही है। बीटा रेस में लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ बीटा पार्टिकल्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड लाइट की स्पीड कितनी होती है बेटा? 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर्स पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, और बीटा की स्पीड पता है सर कितनी होती है? जी शैडो अपना शैडो कौन बनाता है? अल्फा रेस बीटा रेस। बेटा, शेडो तो अल्फा और बीटा दोनों ही नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हैं। ये लाइट रेडिएशंस थोड़ी हैं जो शेडो बनाएंगी। ठीक है भाई। तो 2.99 एक्सपोनेंट 8 मीटर्स पर सेकेंड, ये होती है स्पीड बीटा रेस की। तो अब आप देख सकते हो कि लाइट की स्पीड से बीटा रेस की स्पीड तकरीबन करीब करीब ही होती है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में। इसके अलावा दीज रेज हैव हाई पेनेट्रेशन पावर, इन रेडिएशंस की जो पेनेट्रेशन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वेरी वेरी हाई पेनेट्रेशन पावर। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ के अंदर सलाहियत होती है इनके अंदर घुस जाने की। जैसे अल्फा रेस पेपर में से पास नहीं होते, पेपर से टकरा के बाउंस बैक हो जाते हैं, लेकिन बीटा रेस पेपर के अंदर पास हो जाते हैं। ठीक है ना? तो दे हैव हाई पेनेट्रेशन पावर। अच्छा, ये कंपैरिजन है एज कंपेयर टू अल्फा। अल्फा के मुकाबले में इनकी पेनेट्रेशन ज़्यादा अच्छी होती है। और दे आर वीक आयोनाइजर्स ऑफ गैस, ये गैस के वीक आयोनाइजर्स होते हैं। बेटा सिंपल सी बात है, कल मैंने अल्फा समझाया हुआ है, तो अगर अल्फा याद है तो बीटा समझना कोई मुश्किल नहीं है। अल्फा में कल हमारी ये बात हुई थी कि अल्फा पार्टिकल्स बड़े हैवी होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो एटम में होता है उससे टकरा कर उसको, हैवी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देते हैं एटम से, तो एटम जो है वो आयोनाइज हो जाता है। अब बीटा रेज जो होते हैं वो अल्फा के जितने हैवी नहीं होते। एक तो लाइट है, देख लो,
इनका मास एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है और अल्फा का वजन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन के बराबर है। तो बीटा का मास एक तो बहुत कम होता है और दूसरा बीटा की पेनिट्रेशन पावर भी अच्छी होती है, यानी कि ये चीज़ों में से पेनिट्रेट कर जाता है बजाय उससे टकरा के रिफ्लेक्ट मतलब टकरा कर कहीं बाउंस बैक हो। तो अगर मैं बीटा रेस पास करूंगा ना तो बीटा रेस का इलेक्ट्रॉन को एटम में से नॉकआउट करना बड़ा मुश्किल है। एक तो हल्का है, ठीक है, दूसरा पेनिट्रेशन पावर भी अच्छी है। तो ये भी हो सकता है कि एटम में से ही पेनिट्रेट होकर ये पास हो जाए बीटा रेस, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज को हम कह रहे हैं यहाँ पर कि ये वीक आयोनाइजर हैं गैस के। क्लियर है बेटा? क्लियर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे जाऊंगा। सर अगर बीटा लेजर इलेक्ट्रॉन आटम में टकराएंगे तो ज्यादा असर नहीं बीटा रेस दोबारा बोलो। अगर बीटा लेजर इलेक्ट्रॉन टकराएंगे आपस में तो दोनों में ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, जैसे अल्फा रेज इलेक्ट्रॉन में टकराती थी तो उसको नहीं नहीं, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, यही तो बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी तो इलेक्ट्रॉन ही है ना बेसिकली देखा जाए तो। मतलब ये क्या है, वजन इलेक्ट्रॉन जैसा, स्पीड इलेक्ट्रॉन जैसी, इसमें से इतना फर्क नहीं पड़ेगा और पेनिट्रेशन पावर बहुत अच्छी है। अच्छा जी, अब बीटा के बाद आपके पास अगला है बेटा गैमा रेज। अच्छा, गैमा रेज न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल हैं ये कैसे पता? दे डू नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अपना रास्ता नहीं बदलते, डू नॉट रिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये अपना रास्ता नहीं बदलते। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि भाई ये न्यूट्रल रेज, ठीक है। अच्छा जी, these rays are material in, अच्छा नॉन मटेरियल इन नेचर, दैट मींस डू नॉट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। ये जो गैमा रेडिएशन है बेटा, ये कैसी है, ये नॉन मटेरियल या इमटेरियल, दो तरह की चीजें होती हैं बेटा, या तो चीजें मटेरियल होती हैं या फिर चीजें इमटेरियल होती हैं। तो गैमा रेज आर इमटेरियल इन नेचर, ठीक है, याद रखना, गैमा रेज आर इमटेरियल इन नेचर। और इसके बाद दीज रेज आर एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अच्छा, तीसरा पॉइंट मैंने जितने भी आपके सामने बात की है, तीसरे पॉइंट में मैंने देखो बीटा रेज की जब बात हुई तो मास की बात हुई, अल्फा रेज की जब बात हुई अल्फा पार्टिकल की तो मास की बात हुई। तो यहाँ पर मैं जब गैमा की बात कर रहा हूँ ना तो यहाँ पर तीसरे पॉइंट में भी मैं मास को ही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या कहा, दीज रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव नो मास। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का कोई मास नहीं होता, तो दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है ये अभी फिजिक्स के चैप्टर 8 में पढ़ लो। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ अल्फा रेज गैमा रेज इज ऑलमोस्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। पहली बात तो ये ऑलमोस्ट का लफ्ज हटा दो यहाँ से, ये गलती से आया हुआ है, ऑलमोस्ट नहीं है, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि इसकी स्पीड और लाइट की स्पीड, इसकी ट्रैवलिंग स्पीड और लाइट की ट्रैवलिंग स्पीड एक जैसी। स्पीड ऑफ गैमा एंड लाइट रेज, लाइट रेज और गैमा रेज की स्पीड सेम है, ट्रैवलिंग स्पीड, ठीक है बेटा। इसके बाद अगला जो है, दे हैव हाई पेनिट्रेशन पावर। इनकी पेनिट्रेशन पावर एज कंपेयर टू अल्फा, एज कंपेयर टू अल्फा इनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, यानी कि यहाँ पे कंपेरिजन एज कंपेयर टू बीटा, सॉरी, एज कंपेयर टू बीटा। अब देखो, अल्फा के मुकाबले में बीटा की पेनिट्रेशन ज्यादा है और बीटा के मुकाबले में अल्फा की पेनिट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। अल्फा के मुकाबले में बीटा की पेनिट्रेशन ज्यादा है और बीटा के मुकाबले में गैमा की प्रेजेंटेशन पेनिट्रेशन ज्यादा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग कौन सा है अल्फा बीटा गैमा में? सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग है गैमा, जो किसी भी चीज में घुस जाता है अंदर, पेपर, दीवार, पेन वैन, सब चीजों में घुस जाता है, इवन मेटल्स तक के अंदर भी पास हो जाता है, ठीक है ना। गैमा रेस की पेनिट्रेशन पावर बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अच्छा, दे आर नॉन आयोनाइजर्स ऑफ गैस।
जब इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत अच्छी होती है तो एटम में भी ये रुकेंगे थोड़ी। अगर यहाँ पर ये मिसाल के तौर पे ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से आया आपका ये गैमा गैमा रेडिएशन आ रही है। अब ये जो गैमा रेडिएशन है ये इलेक्ट्रॉन को हिट ही नहीं कर पाएगी, बल्कि गैमा रेडिएशन एटम में से सीधे सीधे पास हो जाएगी। हर चीज में से पेनिट्रेट होने की सलाहियत है, तो एटम में से भी तो पेनिट्रेट हो जाएगी ना। तो जब ये एटम के ऊपर आकर सॉलिडली टकरा ही नहीं रही, तो फिर उसको क्या हिलाएगी? ये ऐसा ही है बेटा, बहुत सिंपल सी इसकी एक मिसाल है। वो हम देखते हैं ना जिन भूत, अगर कोई भूत आपके ऊपर हाथ उठाएगा, कोई रूह वूह आपके ऊपर हाथ उठाएगी, क्या लगता है आपको? लगेगा नहीं ना, आपकी बॉडी में से उसका हाथ पेनिट्रेट होकर पास हो जाएगा ना। तो बस ये जो इममटीरियल गैमा रेजन है ये ऐसी। लेकिन अगर कोई इंसान आपके ऊपर हाथ उठाएगा तो वो आपको चोट लगेगी। ये अल्फा रेस की मिसाल ऐसी है, क्योंकि वो टकराती हैं, वो अंदर पास नहीं होती, पेनिट्रेट नहीं होती। बात समझ में आ गई मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, गैमा रेज आर वेरी सिमिलर टू एक्स रेज बट दे हैव शॉर्टर वेवलेंथ। अक्सर लोग गैमा रेज और एक्स रेज को कंफ्यूज करते हैं, तो बहुत गलत करते हैं। एक्स रेज और गैमा रेज में सिमिलैरिटीज होती हैं, मैं मानता हूं। क्या सिमिलैरिटीज होती हैं इनमें? एक्स रेज इममटीरियल होती हैं, गैमा रेज भी इममटीरियल होती हैं। एक्स रेज आपके पास इममटीरियल और गैमा रेज भी इममटीरियल होती हैं। एक्स रेज आपके पास हाई पेनिट्रेटिंग होती हैं, ठीक है, और गैमा रेज भी आपके पास हाई पेनिट्रेटिंग होती है, किसी भी चीज में दाखिल होने की सलाहियत रखती है। लेकिन फर्क क्या होता है? एक्स रेज की वेवलेंथ लॉन्ग होती है और एक्स रे गैमा रेज की वेवलेंथ शॉर्ट होती है। मतलब देखो, अगर मैं इनको ड्रॉ करूं किस तरीके से होगा, एक्स रेज की वेवलेंथ कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और गैमा रेज की वेवलेंथ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होती है। अच्छा, वेवलेंथ क्या होता है? मैं जरा वेवलेंथ तो बताऊं पहले। देखो, जब हम वेव्स ड्रॉ करते हैं तो हम कैसे करते हैं? ऐसे वेव्स ड्रॉ करते हैं ना। इस वेव में एक हिस्सा ये ऊपर वाला है और एक हिस्सा ये नीचे वाला है। ये एक हिस्सा ऊपर वाला और एक हिस्सा नीचे वाला, इन दोनों की जो टोटल लेंथ होती है ना बेटा, इस टोटल लेंथ को हम कहते हैं वेव लेंथ। इस टोटल लेंथ को कहते हैं वेव लेंथ। आप देख सकते हो कि एक्स रेज में मैंने ये थोड़ा बड़ा बड़ा बनाया और गैमा रेज में मैंने छोटा बनाया। शॉर्ट वेव लेंथ का मतलब ये है। गैमा रेज और एक्स रेज काफी सिमिलैरिटी रखती हैं एक दूसरे से, बट दोनों की वेवलेंथ में फर्क है। एक्स रेज की वेवलेंथ लॉन्ग होती है और गैमा रेज की वेवलेंथ निस्बतन एक्स रेज के शॉर्ट। क्लियर है? कोई यस सवाल, सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे चलेंगे। अच्छा, अब जो हमारा अगला टॉपिक बेटा आज हम देखने वाले हैं वो डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज के हवाले से। डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज। एक्स रेज कैसे डिस्कवर हुए? बेटा एक साइंटिस्ट थे, रोहिंजन।
इसमें टी साइलेंट है। रोहिंजन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन एक्स रेज को डिस्कवर किया। ठीक है, इन एक्स रेज को डिस्कवर किसने किया? रोहिंजन ने किया। अच्छा, इन्होंने डिस्कवर कैसे किया? इन्होंने डिस्कवर ऐसे किया कि इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करवाया। इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया? कोई कोई चेंजेस नहीं लाए, कुछ नहीं किया, सिंपल बस एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया डिस्चार्ज ट्यूब। अब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में आपको पहले से पता है कि ये जो कैथोड होता है, इस कैथोड में से कैथोड रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जो कि स्ट्रेटली ट्रेवल करते हैं टुवर्ड्स एनोड, एनोड की तरफ ट्रेवल करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि इन कैथोड रेज में एक मिनट दीजिएगा बेटा। जी बेटा, तो रोहिंजन ने क्या कहा कि भाई, रोहिंजन ने क्या कहा कि भाई जब ये कैथोड पार्टिकल्स, कैथोड रेज जब निकलती है ना, अच्छा याद रहे कैथोड रेज क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, और ये इलेक्ट्रॉन्स कोई ऐसे वैसे इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। अच्छा, ये जब कैथोड पर जाकर ये जो कैथोड रेज जो है जब ये एनोड पर आकर हिट करेंगी तो एनोड भी तो किसी न किसी मेटल का बना हुआ होगा ना, ये एनोड भी किसी न किसी मेटल का बना हुआ होगा। अच्छा, अब होगा क्या कि जब ये मिसाल के तौर पे इस एनोड के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है, तो अब ये लीजिए, ये एक एटम है फॉर एग्जांपल, ये सेंटर में न्यूक्लियस आ गया और ये इसके शेल्स हैं। ठीक है, ये एक शेल, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है बेटा, ये 3 शेल्स हो गए। अब होता क्या है कि भाई जब ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही है, इनमें इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब हर शेल का ना अपना एक एनर्जी का मेयार होता है, समझना बात को। हर शेल का अपना एक एनर्जी का लेवल होता है। जैसे ये पहला शेल है फॉर एग्जांपल, इसकी एनर्जी होगी 20। अब ये दूसरा शेल है, इसकी एनर्जी होगी 40। तीसरा शेल है, इसकी एनर्जी होगी 60। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये जो कैथोड रेज थी, जब ये कैथोड रेज ट्रेवल करके आई और आकर इन कैथोड रे में से एक कैथोड रे ने क्या किया, एक कैथोड रे ने इस इलेक्ट्रॉन को हिट किया, इस इलेक्ट्रॉन को हिट किया, जिसकी वजह से ये जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन था ये एटम में से बाहर निकल गया। ठीक है। अब एटम में से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की वजह से ये जो दूसरा वाला शेल था या एटम था वो अनस्टेबल हो गया। ठीक है, वो हो गया अनस्टेबल। अब इसको स्टेबल करने के लिए, क्योंकि ये शेल तो हो गया भाई अनस्टेबल, ये इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये शेल तो हो गया भाई अनस्टेबल सिर्फ इलेक्ट्रॉन के चले जाने से, खाली हो गया ना बेचारा, ये शेल खाली हो गया, खाली होने की वजह से अनस्टेबल हो गया। अब क्या सिलसिला है भाई, अब वापस से दोबारा से स्टेबल होने के लिए जरूरी क्या है कि इस शेल में इलेक्ट्रॉन आ जाए। अच्छा, अब जो बाहर की तरफ शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो ये देखेगा कि यार मेरा जो नीचे वाला शेल है वो अनस्टेबल पड़ा है और मैं बाहर मजे उड़ा रहा हूँ, अय्याशियां कर रहा हूँ, इसके दिल में दुख आएगा। अब अपने इस दुख को पूरा करने के लिए, अपने इस दुख का इजाला करने के लिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ये क्या करेगा, ये अपने ऊपर वाले शेल को छोड़कर नीचे वाले शेल में आएगा। अच्छा, जब ये नीचे वाले शेल में आएगा, अब देखो ऊपर वाले जब शेल में ये इलेक्ट्रॉन था तो उस वक्त शेल की एनर्जी चूंकि 60 थी तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी 60 थी। अब इस इलेक्ट्रॉन को नीचे वाले शेल में आना है जिसकी एनर्जी क्या है 40, तो इस इलेक्ट्रॉन को भी नीचे आने के लिए अपनी एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा सर? 20 की एनर्जी इसको कम करनी पड़ेगी, 60 से इसको कितनी करनी पड़ेगी 40। अच्छा, जो बाकी की 20 एनर्जी है उसका क्या होगा, वो जो 20 की एनर्जी होगी वो ये इलेक्ट्रॉन एमिट कर देगा। ये जो एनर्जी फोटोन इसने एमिट किया ना,
इस इलेक्ट्रॉन ने नीचे आने के लिए, ये जो एनर्जी फोटोन था, ये एनर्जी फोटोन एक्स रे कहलाता है। समझ में आया बेटा एक्स रे कैसे बनती है, क्या होती है? यस सर। कोई सवाल एक्स रे के हवाले से? बेटा कोई सवाल एक्स रे के हवाले से? नो सर। अच्छा, शुरू में एक्स रेज को बेटा अननोन रेज या अननोन रेडिएशंस कहा जाता था। अब आपको पता है मैथमेटिक्स में अमूमी तौर पर अननोन अगर कोई वेरिएबल हम लेते हैं तो उसकी वैल्यू हम अमूमी तौर पर एक्स लेते हैं। तो वहां से इस रेडिएशन के ऊपर जब रिसर्च शुरू हुई तो इस रेडिएशन को एक्स रे माना गया। उन्होंने कहा कि भाई अरे एक्स एक रेडिएशन है जिसका नाम इन्होंने दे दिया एक्स। वहीं से ये नाम चलता चलता ये आज तक इस्तेमाल यही हो रहा है एक्स रे। आज तक इस रेडिएशन को कोई नाम नहीं दिया गया। उसके अलावा इस रेडिएशन को एक चीज और कभी कभार कह देते हैं कुछ लोग, इसको रोहिंजन रेज भी कहते हैं। तो रोहिंजन रेज कहें या एक्स रेज कहें एक ही बात है, क्योंकि रोहिंजन ने डिस्कवर किया था तो इसलिए इसको रोहिंजन रेज कहा जाता है। क्लियर है? जी सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके हवाले से जो इसकी फाइनल पॉइंट है वो आपको दिखा देते हैं। अच्छा, एक आखिरी बात कि ये सब कुछ करने के बाद, अच्छा उसके बाद जब ये तो वो एक्स रेज डिस्कवर हो गए, अब इन्हीं एक्स रेज की मदद से रोहिंजन नाम का एक साइंटिस्ट था, और उस रोहिंजन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया एटॉमिक नंबर को। उसने क्या किया, वो उसने अलग अलग एनोड रख के देखे, मतलब कैथोड वही, गैस वही, सब कुछ वही, सिर्फ एनोड बदलता चला गया। एक मरतबा उसने एनोड रखा आयरन का, एक मरतबा उसने एनोड रख दिया कॉपर का, एक मरतबा उसने एनोड रख दिया एल्यूमिनियम का, एक मरतबा उसने एनोड रख दिया टंगस्टन का। अलग अलग एनोड रख के देखता चला गया। उसने देखा क्या कि जैसे जैसे वो एटॉमिक नंबर बढ़ा रहा था तो एनोड की में से जो एक्सरे निकल रही थी ना, एनोड में से एक्सरे जो निकल रही थी उसकी वेवलेंथ कम हो रही थी। यानी कि एटॉमिक नंबर के बढ़ने से वेवलेंथ क्या हो रही थी, वेवलेंथ डिक्रीज हो रही थी। किसकी? एक्सरेज की। यानी कि वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उनके एक्सरे की वेवलेंथ छोटी होती है। वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर कम होता है उनकी एक्सरेज की वेवलेंथ बड़ी होती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, ये वाला पॉइंट? जी सर। उसने सबसे पहले ये टर्म एटॉमिक नंबर की इस्तेमाल की थी, मतलब पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये बात तो हमें पता ही है। उसने सबसे पहले टर्म इस्तेमाल की थी हेनरी मोजले ने एटॉमिक नंबर की। उसने कहा था जैसे जैसे मैं एटॉमिक नंबर बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, और बाद में इसी एटॉमिक नंबर की ही बुनियाद पर हमने अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बनाया। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? यस सर। यस सर। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन बेटा? नो सर। नो सर। चलें ठीक है, फिर बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी। अच्छा नो एक सर। बात और मुझे करनी थी, अभी मैं भूल गया।